हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। आज के वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है 2025 में पूछे गए हैं, पर्टिकुलरली 15 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस हैं ये। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एडुक्विटी पैटर्न का भी अंदाजा लगेगा। और आपका काम क्या है? आपका काम है कि जैसे ही आप क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आते हैं, आपको उन्हें आंसर करना है। आंसर को आप कॉमेंट्स में लिखेंगे, बिकॉज वी नो कि सेक्शनल टाइमिंग है, यू हैव टू बी एज फास्ट एज पॉसिबल, राइट। और जो आंसर्स आपके गलत हो गए हैं, उन आंसर्स को भी आप मार्क कर लेंगे और उसको रेक्टिफाई करेंगे। चलिए, लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Our first question is, select the most appropriate synonym of the given word nonchalant. Synonym choose करना है, the word is nonchalant. बहुत ही common word है, trend में है ये word फिलहाल। Options देखो, anxious, tense, worried, carefree. What is the right answer? What is the right answer? Nonchalant का मतलब होता है जो ज्यादा केयर नहीं करता, काफी indifferent है चीजों को लेके, right? तो इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? केयरफ्री। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, केयरफ्री। एंग्शियस मतलब बहुत टेंशन में है, टेंस भी सिमिलर मीनिंग है, वरिड इज ऑल्सो सिमिलर, राइट। तो ये तीनों आपके सिमिलर मीनिंग हो गए। ये आपका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया नॉनचलांट का, ठीक है ना। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम कीप एट बे। कीप एट बे का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखो, टू मॉनिटर क्लोजली, टू कीप अवे और एट अ सेफ डिस्टेंस, टू डिफीट कंप्लीटली और टू टेक एडवांटेज ऑफ। व्हाट इज द राइट आंसर? टू कीप एट बे, किसी चीज को खुद से दूर रखना, एट अ सेफ डिस्टेंस, है ना, दूरी बनाए रखना किसी चीज से। राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन 2, टू कीप अवे और एट अ सेफ डिस्टेंस, ठीक है। नाउ select the most appropriate antonym. Antonym choose करना है, the word is quixotic. Quixotic का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो आइडियलिस्टिक है, आदर्शवादी है, बट लॉजिकल नहीं है। ऑलराइट, ऑप्शंस देखो, रोमांटिक, विजनरी, प्रैग्मेटिक, आइडियलिस्टिक। रोमांटिक, विजनरी, प्रैग्मेटिक, आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक का मतलब होता है आदर्शवादी, तो ये तो सिनोनिम हो गया। और आपको क्या करना है? एंटोनिम चूज करना है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। रोमांटिक, रोमांटिक भी नहीं होगा। विजनरी, जो दूरदर्शी होते हैं, राइट, दूर का बहुत सोचते हैं, उसको हम विजनरी कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है लॉजिकल, ठीक है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है लॉजिकल। और क्विक्सोटिक का मतलब हमने क्या बताया? जो आइडियलिस्टिक है, आदर्शवादी है, पर इलॉजिकल है, रैशनल नहीं है, राइट। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्रैग्मेटिक, समथिंग दैट इज लॉजिकल, समथिंग दैट इज रैशनल, ठीक है। आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। इन चारों वर्ड्स में से आपकी जिसकी स्पेलिंग गलत है, आपको उसे चूज करना है। देखिए, एपोथेम, एसोटेरिका, ओनोमाटोपिया या फिर सेस्क्विपिडेलियन। सेस्क्विपिडेलियन, ओके। ये चार आपके वर्ड्स हैं। स्पेलिंग कहाँ एरर है? ओनोमाटोपिया की स्पेलिंग आपकी गलत है। ओनोमाटो, 1 सेकेंड, ओनोमाटोपिया, ये आपकी सही स्पेलिंग है। एपोथेम की स्पेलिंग बिल्कुल सही है यहाँ पे। इसोटेरिका की भी स्पेलिंग सही है। सेस्क्विपिडेलियन की भी स्पेलिंग ठीक है। एपोथेम का मतलब क्या होता है? एपोथेम का मतलब होता है, कोई कहावत कहते हैं जिसे हिंदी में, फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। ये क्या है? एपोथेम है। ईसोटेरिका, कोई ऐसी चीज जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों को है, ठीक है, बहुत कम लोगों को समझ में वो चीज आती है। सेस्क्विपिडेलियन, सेस्क्विपिडेलियन का एक तो मतलब होता है बहुत आलीशान, बहुत भव्य, है ना, वेरी यू कैन से मैग्निफिसेंट, राइट। एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट क्रिएट्स दैट दैट हैज दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत शब्द हैं, बहुत भारी भारी शब्द हैं, उसे भी हम कहते हैं सेस्क्विपिडेलियन, ऑलराइट। सही आंसर क्या है? ऑप्शन 3। क्यों? क्योंकि इसमें आपका स्पेलिंग एरर है। ओनोमाटोपिया की स्पेलिंग ये होती है, ओके। नाउ spot the correct spelling of adjectives relating to the muscular tissue of heart. कोई ऐसी चीज जो आपके हार्ट के मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड है, उसकी स्पेलिंग आपको ठीक करनी है। ऑप्शंस देखिए, मायोकार्डियल, मायोकार्डियल इज द टिश्यू दैट इज रिलेटेड,
समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द टिश्यू ऑफ हार्ट, ठीक है। मायोकार्डियल जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शंस देखो। राइट आंसर क्या है, मायोकार्डियल, ठीक है। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। ये कॉर्डियल लिखा है, ये गलत है। कार्डियक इज रॉन्ग, कार्डियोल इज रॉन्ग, ठीक है। मायोकार्डियल कोई ऐसी चीज जो आपके टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड है, हार्ट के मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड है। ऑलराइट, नाउ चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन एक्ट ऑफ इंटेंशनली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, जानबूझकर किसी प्रॉपर्टी में आग लगा देना, उस एक्ट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए, बर्गलरी, वैंडलिज्म, आर्सन, सैबोटाज। व्हाट इज द राइट आंसर? बर्गलरी का मतलब तो होता है किसी बिल्डिंग में फोर्सफुली या छुपकर एंट्री ले लेना किसी क्राइम करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रॉबरी होती है, थेफ्ट होता है, राइट। वैंडलिज्म का मतलब होता है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप डैमेज पहुंचा रहे हैं, ठीक है, वैंडलाइज कर रहे हैं। आर्सन इज योर राइट आंसर। क्यों? आर्सन का मतलब होता है कहीं पे आग लगा देना, किसी प्रॉपर्टी में जानबूझकर आग लगा देना, उसे हम आर्सन कहते हैं। सैबोटाज का मतलब होता है किसी चीज को जानबूझकर खतरे में डालना, उसको सैबोटाज करना, उसको इन डेंजर करना, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, आर्सन। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। 10 लोगों के सामने अगर बोलने में किसी को डर लगता है तो उसके फियर को हम क्या कहते हैं? पब्लिक स्पीकिंग के फियर को हम क्या करते हैं? राइट आंसर देखो, ऑप्शंस पहले देखिए, ग्लोसोफोबिया, सोशियोफोबिया, एंथोफोबिया या फिर अर्गोफोबिया। अब काफी लोग क्या करेंगे, सोशियोफोबिया को टिक करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सोशल स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, सोशली लोगों से बात करने में। बट दिस इज रॉन्ग। राइट आंसर क्या है? ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया का मतलब होता है जब आपको पब्लिक स्पीकिंग के टाइम थोड़ा एंजाइटी फील होता है, डर लगता है, दैट फोबिया ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज ग्लोसोफोबिया। सोशियोफोबिया क्या होता है? अभी हम सोशल एंजाइटी के बारे में आप जानते हैं। सोशल एंजाइटी, जब आप बाहर निकलते हैं, ज्यादा लोगों के बीच रहते हैं, तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, एंग्शियस फील करते हैं, उसे कहते हैं सोशल एंजाइटी, राइट। आपको लगता है सामने वाला शायद आपको जज कर रहा है, आप आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं, वो एंजाइटी जो होती है उसे हम कहते हैं सोशियोफोबिया, ठीक है। एंथोफोबिया, फियर ऑफ फ्लावर्स, फूल से जो डर लगता है, फूल का जो फोबिया होता है, डर लगना नहीं कहेंगे, फूल फ्लावर्स से जो फोबिया होता है, दैट इज एंथोफोबिया। अर्गोफोबिया इज फियर ऑफ वर्क या फिर वर्क प्लेस, ठीक है, फियर ऑफ वर्क या फिर वर्क प्लेस, ठीक है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज ग्लोसोफोबिया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। नाउ करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नॉट अंटिल द डेटा वॉज इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड डैश एक्सेप्टेड बाय द जर्नल। नॉट अंटिल, इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। नॉट अंटिल द डेटा वॉज इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड डैश एक्सेप्टेड बाय द जर्नल। ऑप्शन देखो, इट वॉज इट, डिड इट, हैड इट, क्या होना चाहिए? इन्वर्जन हो रहा है तो हम यहां भी इन्वर्जन करेंगे, तो वॉज इट हो जाएगा राइट आंसर आपका। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नॉट अंटिल द डेटा वॉज इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड वॉज इट एक्सेप्टेड बाय द जर्नल। ऑलराइट, though the board remained divided on procedural issues, the chairperson dash authority was rarely contested, pushed the resolution through. Whose, whom, whose, which बात हो रही है। Through the board remained divided on procedural issues. Through नहीं, sorry. Though the board remained divided on procedural issues, the chairperson, जिसकी अथॉरिटी, ठीक है, तो जब हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम whose लगाएंगे, राइट। Whose authority was rarely contested, pushed the resolution through, ठीक है। Right answer is option 1, whose. The spokesperson refused to comment until the investigation would be completed to avoid jeopardizing ongoing proceedings, ठीक है।
The spokesperson refused to comment until the investigation would be completed. यहाँ पे would be की जगह is होना चाहिए. The spokesperson refused to comment until the investigation is completed to avoid jeopardizing ongoing proceedings. ठीक है? Right answer कहाँ है? Error है आपका option 2 में. Okay? Now, change the following form from active to passive. Passive में बदलना है आपको. Did the council approve the comprehensive zoning plan? तो comprehensive zoning plan हम पहले लाएंगे. Did the council approve? Option क्या है आपके? Has the comprehensive zoning plan been approved by the council? ये तो नहीं होगा. Is the comprehensive zoning plan being approved? नहीं. Was the comprehensive zoning being का तो बात ही नहीं हो रही है. This is also wrong. Right answer is option 4. क्या है? Was the comprehensive zoning plan approved by the council? This is perfect. ये आपका passive form हो जाएगा. ठीक है? Right answer is option 4. Did the council approve the comprehensive zoning plan? Was the comprehensive zoning plan approved by the council? All right. Find the part of sentence that contains an error. Error detect करना है. Were he to have responded promptly, the crisis would have been averted far earlier than it ultimately was. Sorry, the crisis could have been. Sorry. Were he to have responded promptly, the crisis could have been averted far earlier than it ultimately was, saving valuable diplomatic capital. Error find करना है आपको. Error कहाँ है? देखिए. Were he to have responded promptly, the crisis could have been. Past में बात हो रही है. Could have been. है ना? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? Had he. Were he to have नहीं होना चाहिए. Had he responded. ठीक है? क्यों? हाइपोथेटिकल है ना. यहाँ पे देखो आप. कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है प्लस अगर वो पास्ट है, पास्ट में हो रही है, तो had ही लगाते हैं. ठीक है? Had he done this, है ना? Had he responded promptly, ठीक है? Had he responded promptly, the crisis could have been averted far earlier than it ultimately was. Option कहाँ? Option आपका 1 सही हो जाता है. Error option 1 में है. Right? Easy, right? Select the sentence containing the homonym of the highlighted word. Homonym क्या होते हैं? Homonym आपको पता है, कोई ऐसे word जिनकी spelling और pronunciation similar होती है, but meaning different होता है most of the times. ठीक है? She placed a compact mirror in her purse. Compact mirror क्या बात हो रही है? एक छोटा सा mirror है जो compact है, कम जगह लेता है. Right? Options देखिए. The team formed a compact defensive unit. एक compact unit है, छोटा tight है ना, tight unit है. A concise तो नहीं कहेंगे, a small unit. ठीक है? तो ये तो आपका homonym नहीं हुआ, similar meaning है. He compacted the soil using a roller. रोलर को यूज करके उसने सॉइल को कॉम्पैक्ट किया, दबाया, छोटा बनाया. कह सकते हैं टाइट किया. राइट? तो अब वो कम स्पेस ले रहा है पहले से रिलेटिवली, तो सिमिलर मीनिंग हो गया. दे साइंड अ कॉम्पैक्ट टू मेंटेन पीस. शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया. ठीक है? यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट है इसका मतलब हो रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, संधि जिसे आप कहते हैं. ठीक है? तो ये डिफरेंट मीनिंग है, होमोनिम हो जाएगा. राइट आंसर यही है आपका. द बुक वॉज रिटन इन अ कॉम्पैक्ट स्टाइल. कॉम्पैक्ट यानी एक प्रिसाइज मैनर में, एक शॉर्ट मैनर में, एक ब्रीफ मैनर में लिखा गया था.
ठीक है, कॉम्पैक्ट, छोटे से, छोटा नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, बट इन फ्यूअर वर्ड्स, कम शब्दों में लिखा गया था। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन 3। The accused was believed to have been hiding in the hills before being captured. एक्टिव स्ट्रक्चर में लाना है आपको। ठीक है, the accused was believed to have been hiding in the hills before being captured. अब एक्टिव में लाना है तो we need a subject here. ऑप्शंस देखो, the accused believed, ये तो बात ही नहीं हो रही है, this is different meaning ही है इसका। Someone believed the accused had hidden in the hills. Okay. It was believed that the accused had been hiding. नहीं, ये नहीं होगा। और यहाँ पे someone believed the accused had hidden, ये तो बात ही नहीं हो रही है। Right answer क्या हो जाएगा? Authorities believed the accused was hiding in the hills, क्योंकि active में हम इसको convert कर रहे हैं, एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमको अथॉरिटीज यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अथॉरिटीज बिलीव्ड द अक्यूज्ड वाज हाइडिंग इन द हिल्स। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नाउ पैसेज वाले क्वेश्चंस आ गए आपके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसको आपको रीड करना है। टू बाइफर्केट लाइफ इनटू इम्यूटेबल डाइकोटमीज ऑफ joy and sorrow is to misread its most intrinsic rhythm. Human existence unfolds not as a linear progression of happiness or despair, but as a dynamic interplay where each emotion deepens the resonance of the other. The ecstasy of triumph is never as poignant as when preceded by failure. Likewise, the pang of loss finds contour only because we have once cherished the presence of what is now absent. यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे आपके इमोशंस के बारे में बात हो रही है कि ह्यूमन लाइफ में जो है आपके इमोशंस ऐसे स्ट्रिक्टली डिवाइडेड नहीं होते। ठीक है, और ये जो डाइकोटमी है इनका, इसमें एक लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है। ये नहीं है कि हाँ एक लीनियर, एक लगातार कोई चीज चल रही है, एक लाइन में चल रही है। लीनियर प्रोग्रेशन ऑफ हैप्पीनेस और डिस्पेयर, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपको हैप्पीनेस फील हुआ उसके बाद आपको शायद डिस्पेयर यानी सैडनेस फील हुआ। एक लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है, चेंज होता है, मिक्स्ड होती है फीलिंग्स। ठीक है, आप कभी नहीं कह सकते कब आपको हैप्पीनेस फील होगा, कब आपको सैडनेस फील होगी। तो एक ऐसे लाइन में कोई चीज नहीं चल रही है। इट्स वेरी देयर इज एन इंटरप्ले, कह सकते हैं इंटरप्ले ऑफ इमोशंस। ठीक है, which deepens the resonance of other. इसका कहना है इस पैराग्राफ में यहां तक अभी ये कहा जा रहा है कि कोई भी जो आप इमोशन फील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सैडनेस फील हो रही है, ठीक है, तो आपको वो सैडनेस ज्यादा इसलिए फील होगी क्योंकि आपने हैप्पीनेस फील किया हुआ है। तो जब आप हैप्पी नहीं है तो आप सैड फील कर रहे हैं। सिमिलरली द एक्सटेसी ऑफ ट्रायम्फ इज नेवर एज पायनेंट। जीतने की जो खुशी होती है, एक्सटेसी ऑफ ट्रायम्फ इज नेवर एज पायनेंट एज व्हेन प्रीसीडेड बाय फेलियर। अगर आप हार करके फिर जीतते हैं तो आपको जीतने की खुशी बहुत ज्यादा फील होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग फील होगी। पर अगर आपने कभी हार एक्सपीरियंस ही नहीं की, लॉस एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो आपके लिए जीत उतना ज्यादा आपके लिए हैप्पीनेस लेकर नहीं आएगी। ये बात हो रही है कि एक इमोशन जो है वो दूसरे इमोशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। अगर आपने सैडनेस फील किया है तो आप हैप्पीनेस भी उतना ही ज्यादा फील करेंगे, है ना। अगर आपने बुरा वक्त गुजारा है तो अच्छा वक्त भी आपके लिए बहुत ज्यादा खुशी लेकर आएगा। सिमिलरली इफ यू हैव स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें आप खुश थे, तो जब आपको सॉरो फील होगा तो आप काफी ज्यादा सैड होंगे। ठीक है, यही बात हो रही है। जॉय एंड सॉरो then are not adversaries but co-authors of the same narrative. From antiquity to modernity, philosophical traditions have acknowledged this existential polarity. The Stoics जो है ये आपका philosophical school of thought है। philosophy अगर आपने पढ़ी होगी तो stoicism के बारे में आप जानते होंगे। The Stoics
embraced the inevitability of suffering as a precursor to tranquility. कहा जा रहा है कि जो स्टोइक्स है वो आइडिया embrace करते थे जिसमें सफरिंग जो है ट्रैंक्विलिटी के पहले आना कह सकते हैं निश्चित ही था. ट्रैंक्विलिटी पीस. तो अगर आपको पीस फील करना है तो पीस फील करने से पहले आपको सफरिंग से होके गुजरना पड़ेगा, प्रॉब्लम से हो, कठिनाइयों से होके गुजरना पड़ेगा. ठीक है, स्टोइक्स का ये मानना था. While Eastern philosophies like Buddhism anchor themselves in the impermanence of all experience. ईस्टर्न फिलोसफी जो है जैसे कि बुद्धिज्म, उनका ये मानना है कि कोई भी जो एक्सपीरियंस है, कोई भी जो चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो इम्परमानेंट है, टेम्पररी है. इम्परमानेंस ऑफ एक्सपीरियंस में वो बिलीव करते थे. ठीक है, इन बोथ फ्रेमवर्क्स द परसूट of enduring happiness necessitates an acceptance of transience. Without sorrow, joy would be indistinct, a flat and shallow sensation lacking contrast and value. यही बोला जा रहा है कि अगर आप सैड नहीं होंगे, सॉरो नहीं फील करेंगे, तो हैप्पीनेस भी आपके लिए एक नॉर्मल सी चीज लगेगी, है ना. A flat and shallow sensation lacking contrast or value. This interdependence is vividly manifest in the mundane. ठीक है, the delight of spring is intensified by the memory of a harsh winter. एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कैसे जो वसंत का मौसम जो होता है, स्प्रिंग का जो मौसम होता है, उसको आप क्यों इतना ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो एक हार्श विंटर के बाद आता है. ठीक है, एक कोल्ड वेदर जिसमें आपको बहुत ज्यादा शायद प्रॉब्लम होती है, इट इज वेरी हार्श, है ना. तो उसके बाद जब स्प्रिंग आता है तो वो स्प्रिंग की अलग जॉय होता है, एक अलग खुशी होती है, राइट. सो दैट इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से. द सेरेनिटी ऑफ सॉलिट्यूड इज मीनिंगफुल ओनली टू वन हु हैज टेस्टेड द कैकोफनी ऑफ क्राउड्स. ये बोला जा रहा है कि वही लोग शांति, ठीक है, सॉलिट्यूड, एकांत एंजॉय कर पाते हैं जो लोगों के भीड़ में, शोर में से बाहर निकले हैं, उसको एक्सपीरियंस किया है उन्होंने, राइट. नाउ even our personal growth often emerges from crucibles of pain. Grief chisels depth into our emotional landscape, refining our capacity for empathy, resilience, and gratitude. To demand unbroken happiness is to seek a monochromatic life, an existence devoid of emotional texture. The beauty of being lies not in circumventing sorrow, but in embracing it as a necessary foil to joy. These twin sentiments coalesce to form the Chiaroscuro of consciousness. Chiaroscuro of consciousness, rendering our lives more vivid, more intricate, and more human. तो ये बोला जा रहा है कि इवन आवर पर्सनल ग्रोथ टू डिमांड अनब्रोकन हैप्पीनेस. ठीक है, ये बोला जा रहा है कि हमारा जो पर्सनल ग्रोथ है वो भी कठिनाइयों से, पेन से उभर कर आता है. ठीक है, उसी में हमारा इमोशनली डेवलपमेंट होता है, इमोशनल लैंडस्केप में डेप्थ आता है. ठीक है, टू डिमांड अनब्रोकन हैप्पीनेस, अगर आप डिमांड करते हैं कि एक ऐसी आपको हैप्पीनेस फील हो जो कभी खत्म ही ना हो, ठीक है, आप हमेशा खुश रहें, हैप्पी. तो आप जब हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं, तो यू सीक अ मोनोक्रोमैटिक लाइफ, एक ऐसी लाइफ जो मोनोक्रोमैटिक है, एक ही रंग की है, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई डेप्थ नहीं है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है. एंड एग्जिस्टेंट डिवॉइड ऑफ इमोशनल टेक्सचर, टेक्सचर ही नहीं है. समझ पा रहे हैं आप, टेक्सचर नहीं है उसमें. एक ऐसा लाइफ जिसमें कोई इमोशनल टेक्सचर नहीं है. द ब्यूटी ऑफ बीइंग लाइज नॉट इन सर्कमवेटिंग सॉरो बट इन एम्ब्रेसिंग इट एज अ नेसेसरी फॉइल टू जॉय. ये बोला जा रहा है कि आप जो सॉरो है उससे बचने के बजाय यू हैव टू एम्ब्रेस इट एज अ नेसेसरी फॉइल टू लाइफ, फॉइल टू जॉय. अगर आपको जॉय एक्सपीरियंस करना है तो यू ऑल्सो हैव टू एम्ब्रेस द सॉरोज. ठीक है, आपकी जो बुरा वक्त है, जो सॉरोज है, जो सैडनेस है, उसे भी आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा. दीज ट्विन सेंटिमेंट्स कोलास ग्रो करते हैं. ठीक है,
coalesce to form a chiaroscuro of consciousness. chiaroscuro क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ पेंटिंग. तो यहाँ पे वर्ड प्ले का इस्तेमाल किया गया है. एक पेंटिंग करने का एक टेक्निक होता है, तरीका होता है, जिसमें कंट्रास्ट दिखाया जाता है लाइट एंड डार्क में. ठीक है. ऑफ कॉन्शियसनेस रेंडरिंग आवर लाइफ मोर विविड, मोर इंट्रिकेट एंड ह्यूमन. ठीक है. जिससे हमारी जो लाइफ्स हैं और विविड हो जाती हैं और इंट्रिकेट होती हैं और मोर ह्यूमन हो जाती है. कहा जाता है ना कि एक जो इंसान होता है वो अपने आप में ही मल्टीवर्स लेके चलता है. एक इंसान हमेशा, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते. इट इज अ पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग इज एन इंट्रिकेट बीइंग, राइट. बहुत ही इंट्रिकेट है, कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. चलो, तो इस पूरे पैराग्राफ में यही जॉय और सॉरो के बारे में बात हो रही, कैसे दोनों ही हमारे लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है. ओके. Which of the following best completes the analogy? Joy is to presence as sorrow is to. Joy is to presence. कोई चीज अगर present है, ठीक है, तो वो joy कहला जाती है. Sorrow is to, options देखो, freedom, anticipation, absence, stagnation. Excuse me. What is the right answer? Freedom तो नहीं होगा. फ्रीडम के बारे में बात नहीं हो रही है. किस चीज के एब्सेंस, एक्सक्यूज मी, नॉट एब्सेंस, बेसिकली बात हो रही है कि जॉय किसी चीज का होना जॉय है. अगर कोई चीज है आपके साथ लाइफ में तो वो आपको खुश बना रही है ना. आप जॉय फील कर पा रहे हैं. और वही चीज अगर नहीं है, उसका एब्सेंस है, तभी तो आप सॉरो फील कर रहे हैं, राइट. तो राइट आंसर क्या हो जाता है? एब्सेंस. एंटिसिपेशन तो किसी चीज की आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, उसे एंटिसिपेट कर रहे हैं. स्टैग्नेशन मतलब होता है स्टिलनेस, स्थिरता, मूव नहीं हो रही है कोई चीज, स्टैग्नेंट है. राइट आंसर क्या है? एब्सेंस. एनालॉजी यही है कि जॉय इज टू प्रेजेंस, ठीक है, एज सॉरो इज टू एब्सेंस. आप खुश कब हैं? जब आपके पास चीजें, कोई चीज है. आप जब कोई चीज अबंडेंस फील कर रहे हैं, चीजें आपके पास प्रेजेंट है, तो जॉय है. अगर वही चीज आप एब्सेंस हो जाता है, उनका एब्सेंस हो जाता है, वो चीजें नहीं होती हैं, you feel sorrow, right? Next is, based on the passage, what can be reasonably inferred about the author's perspective on human emotion? Passage के basis पे ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या है ह्यूमन इमोशन के लिए, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? ऑप्शन देखिए. लाइफ शुड बी डिवॉइड ऑफ इमोशनल पेन, इमोशन एग्जिस्ट इन स्ट्रिक्ट बाइनरीज, सॉरो डीपेंस द मीनिंग ऑफ जॉय, या फिर जॉय इज आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट. तो जॉय इज आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट ये तो नहीं बोला जा रहा है. लाइफ शुड बी डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज का ना होना. ठीक है. तो ये तो बिल्कुल बात नहीं हो रही है कि लाइफ में इमोशनल पेन नहीं होना चाहिए. ये भी गलत है, ये भी गलत है. इमोशन एग्जिस्ट इन स्ट्रिक्ट बाइनरीज, बाइनरी ऑपोजिट को कहते हैं. ठीक है. इमोशंस जो है वो स्ट्रिक्ट ऑपोजिट्स में एग्जिस्ट करता है, तो ये तो बात ही नहीं हो रही है. हालांकि उन्होंने बोला था कि इंटरप्ले होता है, बाइनरी में नहीं होता है, स्ट्रिक्ट ऑपोजिट्स नहीं होता है, इंटरप्ले होता है इमोशन का. राइट आंसर इज सॉरो डीपेंस द मीनिंग ऑफ जॉय. सॉरो, पेन जो है आपके जॉय को और ज्यादा डीप बना देता है. नाउ, what is the author's primary purpose in writing this passage? Primary purpose क्या है? To highlight philosophical tradition. philosophical tradition को highlight करने के लिए उन्होंने लिखा है? नहीं, philosophical tradition की बात की है, but highlight करने के लिए purpose उनका नहीं था ये. To argue that sorrow should be embraced as essential to experiencing true joy. पूरे पैराग्राफ में यही बात हो रही है कि सॉरो आपको embrace करना चाहिए, क्योंकि सॉरो जब आप embrace करते हैं तो ट्रू जॉय आप फील कर सकते हैं, है ना. टू लमेंट फ्रेजिलिटी ऑफ हैप्पीनेस, लमेंट का मतलब होता है किसी चीज का शोक मनाना. तो हैप्पीनेस कितनी फ्रेजाइल है इसको लमेंट करने के लिए, ये भी गलत है. क्रिटिक मॉडर्न इमोशनल डिटैचमेंट, ये भी रॉन्ग है. राइट आंसर इज ऑप्शन 2. चलिए, व्हाट टोन डज द ऑथर प्राइमरीली अडॉप्ट थ्रू आउट द पैसेज? पूरे पैसेज में टोन कैसा है? whimsical, philosophical, satirical, indifferent. कैसा टोन यूज किया है ऑथर ने? इनडिफरेंट का मतलब होता है बहुत ही केयर फ्री, जिसको किसी चीज की परवाह नहीं है, फर्क नहीं पड़ता. इनडिफरेंट है, नॉनशलांट कह सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा. सटारिकल, ह्यूमर का यूज नहीं है, आयरनी यूज नहीं किया गया है, व्यंग का काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग.
एक्सक्यूज मी। फिलोसॉफिकल टोन थी, वो कुछ लाइफ के बारे में टीचिंग्स दे रहे थे ऑथर आपको सॉरो के बारे में बता रहे थे कि कैसे आप सॉरो फील करते हैं तो आपको जॉय भी मल्टीप्लाई होके फील होती है, राइट। तो फिलोसॉफिकल टोन था, विम्सिकल टोन नहीं था। क्यों? विम्सिकल टोन का मतलब होता है प्लेफुल, चाइल्ड लाइक, केयरफ्री टोन, ठीक है, जिसमें प्लेफुल है, प्लेफुलनेस है, चाइल्ड लाइक कहते हैं शरारत है, उसको कहते हैं विम्सिकल, ठीक है। तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाता है। राइट इज ऑप्शन 2। नाउ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट डज द वर्ड chiaroscuro मोस्ट लाइकली मेंट। chiaroscuro का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्ट्रास्ट होता है लाइट एंड डार्क का, है ना। ऑप्शन देखो, इमोशनल पैरालिसिस, ब्लेंड ऑफ लाइट एंड शैडो, अ म्यूजिकल वेरिएशन, या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉरो। तो ये बात नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रही है। राइट आंसर इज ऑप्शन 2, ब्लेंड ऑफ लाइट एंड शैडो, ठीक है। Choose the most suitable option to replace the highlighted part of the sentence. She does not knows the answer to the question. She do not knows the answer to the question. She के साथ हम लगाते हैं does not, no होना चाहिए। राइट आंसर देखो, ऑप्शन 2, does not know. She does not know the answer to this question. Now, he is senior than me in age. ऑप्शन क्या है? ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। मोर सीनियर दैन मी, सीनियर टू मी बाय एज, सीनियर टू मी इन एज, या फिर एल्डर टू मी। ही इज सीनियर टू मी इन एज, ये होगा राइट आंसर, ठीक है। ही इज सीनियर टू मी इन एज। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। I said he will be here by noon. यहाँ पे आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है। I said he will be here by noon. ऑप्शंस देखो, I said he will be there by noon. I said that he would be here by noon. I said that he would be there by noon, या फिर I said he shall be there by noon. तो will को हम would में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो ये आंसर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे 2 would है। अब आप देखिए कि हियर को अगर हम इनडायरेक्ट में कर रहे हैं तो देयर हो जाना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन 2, आई सेड दैट ही वुड बी देयर बाय नून। ऑलराइट, नाउ द असिस्टेंट सेड दैट शी वाज नॉट फीलिंग वेल एंड वुड लीव अर्ली। इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में करना है। आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड विल लीव अर्ली, द असिस्टेंट सेड। दिस इज योर राइट आंसर। आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड विल लीव अर्ली, द असिस्टेंट सेड। आई वॉज नॉट की बात ही नहीं हो रही है, डायरेक्ट में है तो जिस तरीके से कहा गया है उस तरीके से आप बोलेंगे। ये भी नहीं होगा, आई एम नॉट वेल एंड लीव, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नाउ रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को। ऑप्शंस एक बार जल्दी से देख लीजिए। सबसे क्विक तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि आप ऑप्शंस देख लें। ऑप्शंस में आप देखिए कि कौन सा रिपीट हो रहा है, तो इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ऑप्शन 1, 3, 2, 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर 1 का देखा जाए तो दिस इज पर्टिकुलरली चैलेंजिंग। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस तो है नहीं, तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन 3 देखिए, आर्काइविंग कार्बन न्यूट्रलिटी, एक्सक्यूज मी, requires a significant reduction in emissions। अच्छा ठीक है। ऑप्शन 3 देखिए, एज अ रिजल्ट, तो एज अ रिजल्ट से कोई सेंटेंस तो शुरू नहीं होगा, ये भी कट गया, ठीक है। दीज टेक्नोलॉजीज कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड, विच टेक्नोलॉजीज, ये भी इंट्रोडक्टरी लाइन तो नहीं है, ये भी कट गया, बच गया आपको ऑप्शन 2, ठीक है। आर्काइविंग कार्बन neutrality requires a significant reduction in emissions across all economic sectors. This is particularly challenging in industries such as steel and cement production, where emissions are an integral part of the manufacturing process. As a result, carbon capture and storage (CCS) technologies have emerged as a crucial component of strategies aimed at reducing industrial greenhouse gas emission. These technologies capture carbon dioxide at the source, preventing its release into the atmosphere and either utilizing it or storing it permanently underground, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। आपको इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए आई एम रीडिंग ऑल ऑफ दिस।
आपको क्या करना है, बस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आंसर निकाल लेना है, ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग है तो दिस इज द क्विकेस्ट वे टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 4 सेंटेंसेस हैं आपके, यहाँ भी देखो 2 4 3 1। अब यहाँ पे पढ़िए, अब दिस अलाउज अ प्रोग्रामर, तो इस तरीके से तो हम किसी पैराग्राफ को शुरू नहीं करेंगे, दिस अलाउज अ प्रोग्रामर, तो आपका ऑप्शन 1 वाला ये कट जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ये लग रहा है हमारा। अ सेंट्रल टेनेंट ऑफ ओओपी, इसी से कनेक्टेड है, इसके बारे में यहाँ पे कंटिन्यू किया जा रहा है ना। तो ऑप्शन 3 तो नहीं होगा आपका फर्स्ट। सिमिलरली द की एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात हो रही है, फिर वही बोला जा रहा है कि सेंट्रल टेनेट ऑफ ओओपी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 पे आप जाएंगे, दिस अलाउज अ प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ an object-oriented program, and then the key advantage of this approach is that it models real-world entities, making complex system easier to manage and debug. ठीक है, right answer is your option number 1. कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स सही हुए। हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो कि आपके 15 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। आपने कितना टाइम लिया, आप उतने क्विक हैं या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब। Select the most appropriate synonym of the given word. आपको क्या करना है, synonym चूज करना है। The word is illuminate. Illuminate का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस देखिए, explain, darken, destroy और hide. Illuminate का मतलब क्या होता है, एक लिटरल मीनिंग है इसका रोशनी फैलाना, किसी जगह को इल्यूमिनेट करना, रोशन करना, राइट। सिमिलरली इसको हम कंटेक्चुअल मीनिंग में इसको जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है किसी चीज पर लाइट शेड करना, यानी किसी चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन करना, एनलाइटन करना। क्लियर है। तो इल्यूमिनेट का मतलब क्या हो जाता है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज एक्सप्लेन। डार्कन एंटोनिम हो गया, है ना। डिस्ट्रॉय, तहस नहस करना, डिस्ट्रॉय करना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। हाइड का मतलब होता है छुपाना, राइट। सो ये आपके सारे रॉन्ग आंसर्स है। राइट आंसर इज एक्सप्लेन। ओके, नाउ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम चूज करना है। द वर्ड इज डिम्यूर। डिम्यूर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रेजिस्ट करना, ठीक है। किसी चीज का आप जब किसी चीज के अगेंस्ट होते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं, उसको अपोज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिम्यूर, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, अग्री, अपोज, ऑब्जेक्ट, रेजिस्ट। तो आपको यहां दिख रहा होगा रेजिस्ट यहाँ पे सिनोनिम है। ऑब्जेक्ट का मतलब भी है ऑब्जेक्शन करना, राइट, तो सिनोनिम हो गया। अपोज भी सिमिलर मीनिंग है, सिनोनिम हो गया। राइट आंसर इज अग्री। आप किसी चीज से अग्री है, सहमत है, दैट इज योर राइट आंसर। ओके, नाउ चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। द इडियम इज ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस देखिए। टू डिमांड एन अपॉलजी, टू सेलिब्रेट वंस सक्सेस, टू एक्सेप्ट इंसल्ट और डिफीट ग्रेसफुली, या फिर टू प्रिपेयर फॉर फेलियर। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है ह्यूमिलिएशन को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर इज ऑप्शन 3, टू एक्सेप्ट इंसल्ट। अपनी इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लेना या फिर अपनी हार एक्सेप्ट कर लेना। टू ईट हम्बल पाई। क्लियर। नाउ select the most appropriate antonym of the given word. The word is zany. zany का मतलब क्या होता है, एंटोनिम चूज करना है आपको। पहले ऑप्शंस देखिए, सेंसिबल, बिजार, क्लाउनिश, इसेंट्रिक। सेंसिबल, बिजार, क्लाउनिश, इसेंट्रिक। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इसेंट्रिक, क्लाउनिश, बिजार, तीनों का सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स कह लो या फिर सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। एग्जैक्टली सिनोनिम्स तो नहीं है, सिमिलर मीनिंग है इनका, ठीक है। तो ऑड वन आउट क्या हो गया, सेंसिबल, सो दिस बिकम्स योर राइट आंसर। अब ज़ैनी का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसको आप सनकी कह सकते हैं, वाइल्ड है, इसेंट्रिक है। क्लियर। तो
जैनी का सिनोनिम होता है इसेंट्रिक। सिमिलर वर्ड है क्लाउनिश, है ना, बिल्कुल जोकर की तरह है, क्लाउनिश है। बिजार का मतलब होता है अजीबोगरीब, स्ट्रेंज। क्लियर? तो मिलता जुलता मीनिंग है इनका, तो ये आपके आंसर्स नहीं है। राइट आंसर इज सेंसिबल। जैनी का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल सनकी है, बहुत ही वाइल्ड है, इसेंट्रिक है, अजीब है। और सेंसिबल का मतलब हो जाता है जो समझदार है, सेंसिबल है। राइट? So this is your right answer. Now, spot the correct spelling of the weather signs. Weather signs जो होती है उसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है। वेदर साइंस को हम बोलते हैं मीटियोरोलॉजी, ठीक है? नॉट एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड मीटियोरोलॉजी, ठीक है, मीटियोरोलॉजी। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? देखो, मीटियोरोलॉजी। अब ऑप्शंस में देखिए, राइट आंसर क्या है? मीटी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज योर राइट आंसर, ये भी गलत है। मीटियोरोलॉजी, ठीक है, मीटियोरोलॉजी, थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग है। इट्स कॉल्ड मीटियोरोलॉजी। ऑलराइट, चलिए, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट से आपको क्षमा मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ये सेम क्वेश्चन जो है, ये सेम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आया है, ठीक है? स्टेनोग्राफर 2025 में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी हमारे चैनल पे हम एक कंप्लीट वोकैबुलरी सीरीज कर रहे हैं जिसमें एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 में जितनी भी आपकी वोकैबुलरी पूछी गई है हम उसे डिस्कस कर रहे हैं और उसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहे हैं। आपका क्या काम है? बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इट डजेंट मैटर कि आप कौन से एग्जाम से रिलेटेड वोकैब्स पढ़ रहे हैं, बिकॉज वोकैब सबके लिए सेम होता है। एंड दैट इज वाई मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सारे वोकैब्स पढ़िए, बिकॉज एग्जाम्स में वोकैब सिमिलर पूछे जाते हैं, ठीक है? ये स्टेनोग्राफर में आप देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर 2025 में ये सेम क्वेश्चन आया है जो कि सीजीएल 2025 में भी पूछा गया है। राइट? द वर्ड इज अमनेस्टी, ठीक है? जब कोई गवर्नमेंट आपको पार्डन ग्रांट कर देता है, क्षमा कर देता है, तो उसे हम अमनेस्टी कहते हैं, किसी ऑफिशियल पार्डन को। और सेम क्वेश्चन आया था आपके स्टेनोग्राफर 2025 में। तो आपका क्या काम रहेगा? आप जो हमारी कंप्लीट सीरीज है, अभी हमने डे 1 एंड डे 2 कवर किया है, वो वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। यू कैन गो एंड वॉच देम, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। ऑलराइट, चलिए, रिप्रीव, क्लेमेंसी, पैरोल, इन तीनों वर्ड्स का क्या मतलब होता है? रिप्रीव का मतलब होता है टेम्पररी समय के लिए किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी की पनिशमेंट को टेम्पररीली टाल देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है? क्लेमेंसी का मतलब होता है मर्सी दिखाना, दया दिखाना, बाय अ जज, ठीक है? अगर कोई जज आपको दया दिखाता है तो उसे हम क्लेमेंसी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? पार्डन है, क्षमा दी जा रही है, राइट? बाय अ गवर्नमेंट, बाय एनी ऑफिशियल्स, राइट? तो ये आपकी एमनेस्टी हो गई। क्लेमेंसी में क्या है? एनी जजेस जो होते हैं वो आपको मर्सी शो करते हैं या आपकी तरफ थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं। ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड क्लेमेंसी। पैरोल, पैरोल बहुत ही कॉमन वर्ड है। पैरोल में क्या होता है? जब किसी इंसान को जेल होती है, उसके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए उसे जेल से बाहर जाने दिया जाता है, स्ट्रिक्टली, जो कि आपके उसके गुड बिहेवियर पे बेस्ड होता है। राइट? अगर उसका बिहेवियर सही रहता है तो सेंटेंस पूरा करने से पहले, यानी अपनी जो पनिशमेंट की जो ड्यूरेशन है उसे पूरा करने से पहले बीच में ही उसे जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, इस कंडीशन के साथ कि आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए आगे, ठीक है? उसे हम कहते हैं पैरोल, ठीक है? तो राइट आंसर इज अमनेस्टी। मैं बार बार ये एम्फेसाइज कर रही हूँ कि हमारे चैनल पे जो भी वोकैबुलरी सीरीज चल रही हैं या ग्रामर की सीरीज चल रही है या पीवाईक्यूज चल रहे हैं, एक बार आप उनको एग्जाम के पहले जरूर देख लें, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। वोकैबुलरी तो आपकी बिल्कुल सिमिलर ही होती है। राइट? ओके,
So let's come to our next question. Choose the correct one-word substitution for a secret or disguised way of writing. A secret or disguised way of writing. जो कोड्स में आप लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए, साइफर, एपिस्टल, डायट्राइब या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट. 4 ऑप्शंस हैं, साइफर, एपिस्टल, डायट्राइब और मैन्यूस्क्रिप्ट. तो अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, जो आप कोड्स में चीजें लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट साइफर. ठीक है, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं. डिसाइफर वर्ड पता है आपको? डिसाइफर, डिसाइफर का मतलब होता है किसी चीज को डिकोड करना. ठीक है, किसी चीज को डिकोड करना. और ये साइफर क्या है? एक कोड है ना, जिसको आप किसी सीक्रेट या डिस्गाइज्ड वे में जब आप किसी चीज को लिखते हैं, कोड्स में लिखते हैं, तो उसे हम साइफर कहते हैं. एपिस्टल क्या है? एपिस्टल एक लॉन्ग एलिगेंट फॉर्मल लेटर होता है जिसको आप एपिस्टल कहते हो. ये हमेशा डाइडैक्टिक होता है. नॉट हमेशा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डाइडैक्टिक होता है. अब डाइडैक्टिक का मतलब क्या होता है? ये मीनिंग भी आपके वोकैबुलरी में आ सकता है. डाइडैक्टिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको सीख दे, मॉरल्स दे. ठीक है, उसे हम कहते हैं डाइडैक्टिक. ना, डायट्राइब क्या होता है? डायट्राइब जब आप किसी चीज को रिटन या फिर वर्बल फॉर्म में किसी को आप बहुत हार्श क्रिटिसिज्म दें किसी चीज का, उसे हम कहते हैं डायट्राइब. अभी एक वर्ड बहुत चल रहा है, रैंट या फिर रैंटिंग, है ना. रैंटिंग, मन में जो भी चीजें हैं वो आप बाहर निकाल देते हैं, रैंट करते हैं. इसमें क्या होता है? अब्यूजिव लैंग्वेज होती है या फिर रूड लैंग्वेज होती है या फिर व्यंग किया जाता है. ठीक है, सरकास्टिक होता है, सटायर होता है, रैंट किया जाता है. जितनी भी चीजें भड़ास जो होती हैं वो निकाली जाती हैं. ये वर्बल फॉर्म में होता है रैंट. ठीक है, और डायट्राइब जो है इट कैन बी वर्बल एज वेल एज रिटन. क्लियर है? मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट हम सबने सुना है. मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? किसी भी बुक या किसी भी डॉक्यूमेंट की जो ओरिजिनल कॉपी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हैंड रिटन होती है या फिर टाइप्ड होती है, राइट? उसे हम क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट. क्लियर है ना? चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब. सही फ्रेजल वर्ब चूज करना है. द सेंटेंस इज द इशू वाज सो डेलिकेट दैट शी चोज टू डैश इट ऑल टुगेदर. इशू जो था, जो बात थी, वो इतनी ज्यादा डेलिकेट थी दैट शी चोज टू ब्रश असाइड, वॉक इनटू, शाई अवे फ्रॉम या फिर लीन ओवर. क्या होगा? इशू डेलिकेट था तो आप उसको ब्रश असाइड तो नहीं करेंगे. ब्रश असाइड का मतलब क्या होता है? किसी बात को इररेलेवेंट ठहरा देना, बोल देना कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इररेलेवेंट है, और उसे इग्नोर कर देना. ठीक है, दिस इज व्हाट ब्रश असाइड मीन्स. तो बिकॉज द इशू वाज डेलिकेट, उसको ब्रश असाइड तो नहीं किया गया, सो ये गलत हो जाएगा. वॉक इनटू मतलब आपके साथ कोई ऐसी चीज होती है, आप कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस करते हैं जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, सरप्राइज है, तो आप वॉक इनटू का यूज करते हैं. एक लिटरल मीनिंग है इसका वॉक इनटू का कि आप जब किसी रूम में एंटर कर रहे हैं, यू आर वॉकिंग इनटू अ रूम, है ना. तो वॉक इनटू का मतलब वो भी हो जाता है. तो ये तो बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे. शाई अवे फ्रॉम, शाई अवे फ्रॉम का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में बात करने से हिचकिचाना, है ना. उससे, उसके बारे में बात करने से डरना, बचना या उसको अवॉइड करना. टू अवॉइड अ टॉपिक, टू शाई अवे फ्रॉम द टॉपिक. क्लियर है? तो यहाँ पे ये राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज टू शाई अवे फ्रॉम. द इशू वाज सो डेलिकेट दैट शी चोज टू शाई अवे फ्रॉम इट ऑल टुगेदर, है ना. इतना डेलिकेट इशू था कि वो उसने इस इशू को पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया. शी शाई अवे. ओके,
लीन ओवर का मतलब क्या होता है? लीन ओवर जब आप आगे की ओर बेंड करते हैं या फिर साइडवेज बेंड करते हैं तो इसे कहते हैं लीन ओवर. ऑलराइट, select the correct option. The artifact was notable not merely for its age but also for the dash with which it was preserved. ऑप्शंस क्या है आपके? मेटिकुलस, वेलोसिटी, ब्रेविटी, सेवियरिटी. द आर्टिफैक्ट वाज नोटेबल नॉट merely फॉर इट्स एज. तो बात हो रही है कि जो आर्टिफैक्ट था वो सिर्फ इस वजह से बहुत फेमस या बहुत नोटेबल या बहुत प्रेशियस नहीं था कि वो बहुत पुराना था, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स एज बट ऑल्सो फॉर द डैश विथ विच इट वॉज प्रिजर्व्ड. और जिस तरीके से उसको प्रिजर्व करके रखा गया था, बचा कर रखा गया था, उसके वजह से भी इट वाज वेरी व्हाट नोटेबल. ऑप्शंस देखिए, मेटिकुलस, वेलोसिटी, ब्रेविटी, सिवियरिटी. मेटिकुलसनेस क्या होता है? मेटिकुलस मेटिकुलस का मतलब हमने बताया है आपको, पहले बहुत बार डिस्कस किया. इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड. इसका मतलब होता है अटेंशन टू डिटेल रखना. मेटिकुलस है ना. मेटिकुलस का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही डिटेल्ड ओरिएंटेड तरीके से करना, मेटिकुलसली करना. राइट, मेटिकुलस, वेरी डिटेल्ड. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेटिकुलसनेस, बिकॉज इट मीन्स टू बी वेरी केयरफुल. बहुत ज्यादा केयरफुल होना, बहुत ज्यादा कॉशियस होना, बहुत ज्यादा डिटेल्ड होना. ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेटिकुलस, कि आर्टिफैक्ट को बहुत मेटिकुलसली रखा गया था, है ना. विथ सेंटेंस पढ़िए एक बार इसको आप. The artifact was notable not merely for its age but also for the meticulousness with which it was preserved. है ना. अपनी उसकी जो केयरफुलनेस थी जिससे उसको प्रिजर्व किया गया, उसके बारे में बात हो रही है. ठीक है. वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी स्पीड ऑफ मोशन हमने पढ़ा है. स्पीड ऑफ मोशन यानी कि कोई ऑब्जेक्ट किस स्पीड से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसे कहते हैं वेलोसिटी. तो ये तो नहीं होगा. ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? ब्रेविटी किसी चीज का शॉर्टनेस, है ना. कोई चीज जो शॉर्ट है, ब्रीफ है, उसकी शॉर्टनेस को हम ब्रेविटी कहते हैं, संक्षिप्तता जिसे आप कहेंगे. ठीक है, सो दिस इज नॉट योर आंसर. सिवियरिटी, कोई चीज कितनी सीवियर है, कितनी सीरियस है, कितनी उग्र है, कितनी जटिल है, दैट इज कॉल्ड सिवियरिटी. ये भी रॉन्ग है. राइट इज मेटिकुलसनेस. क्लियर है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. राइट, चलो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर. एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है आपका. सेंटेंस पढ़िए. द कंपनी नीड्स अ डिटेल्ड फीडबैक from all departments before finalizing its restructuring plan for the upcoming fiscal year. Error detect करना है आपको. The company needs a detailed feedback from all departments from finalizing its restructuring plan for the upcoming fiscal year. Error कहाँ पे है? Where do you think is the error? देखिए, the company needs a detailed feedback. यहां पे एरर है. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. एरर क्यों है? फीडबैक जो है, फीडबैक, ठीक है, फीडबैक जो है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल है, और हमें पता है कि जब नाउन अनकाउंटेबल होता है तो हम उसके लिए आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते, है ना. तो यहाँ पे देखिए अ डिटेल्ड फीडबैक लिखा है, तो ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया. नाउन ये रहा, और ये नाउन पे डिपेंड करता है, और नाउन अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे अ होना ही नहीं चाहिए था. द कंपनी नीड्स डिटेल्ड फीडबैक होना चाहिए था. क्लियर है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1. चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. द टीम विल बी revisiting the algorithms during the workshop. ठीक है, ऑप्शंस देखिए. The algorithms were being revised, ये तो पास्ट हो गया. 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 ये तो पास्ट
विल बी रिविजिटिंग, तो हमें पता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में है ना। The algorithms will be been, ये पास्ट में हो रहा है, गलत है। The algorithms will be revisited, this is also wrong. The algorithms will be being revisited during the workshop, this is your right answer. Option 4 आपका right answer हो जाता है। Clear है? चलिए, find the part of the sentence that contains an error. Not only the minister but also the bureaucrats had been accused of manipulating the data presented in the economic survey to align with political interests. इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है। ऑप्शंस आप एक बार फिर से सेंटेंस पढ़िए। नॉट ओनली द मिनिस्टर बट ऑल्सो द ब्यूरोक्रेट्स। यहाँ पे देखो, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। जब नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो से किसी दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जा रहा है, तो जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब के, उससे हम डिसाइड करते हैं कि वर्ब कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट क्या है? ब्यूरोक्रेट्स। ये मिनिस्टर सिंगुलर है और ब्यूरोक्रेट्स प्लूरल है। क्लियर? तो जब ब्यूरोक्रेट्स प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से अगर नाउन या प्रोनाउन यानी कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। राइट? और हमने क्या अभी पढ़ा कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो क्लोजर सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड करता है कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल, और ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, हैज नहीं हैव। क्लियर? दिस इज वेरी इजी, है ना। राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है उसकी फॉर्म गलत है। ठीक है, select the sentence containing the homonym of the highlighted word. The architect discussed the vault beneath the cathedral. आपको क्या करना है? ये जो vault है इसका homonym चूज करना है। homonyms are words जिसके मीनिंग और जिसके स्पेलिंग्स और उसकी प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होती है बट मीनिंग डिफरेंट होता है। राइट? ऑप्शंस देखिए। The gymnast performed a perfect vault over the horse. The treasury vault was secured with biometric locks. The earthquake cracked the stone vault supporting the nave. The nobles were interred in the family vault. Clear? ये जो vault है आपको इसका homonym चूज करना है इस vault का। इसका मतलब क्या होता है? इस vault का मतलब होता है एक arched structure of a building. ठीक है, किसी बिल्डिंग में एक आर्च्ड उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है रूफ के आसपास में, उसको हम वॉल्ट कहते हैं। और यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है वो कैथीड्रल है। क्लियर? चलिए, यहाँ पे देखो, द नोबल्स वर इंटर्ड इन द फैमिली वॉल्ट। इंटर्ड का मतलब होता है बरीड। ठीक है, उनको दफनाया गया था, बरी किया गया था। दे वर बरीड इन द फैमिली वॉल्ट। यहाँ पे जो वॉल्ट है इसका मतलब है बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर, स्पेस है ना। इट इज अ स्ट्रक्चर और स्पेस इन अ बिल्डिंग, तो सिमिलर मीनिंग हो गया। राइट? यहाँ पे भी जो वॉल्ट है इसका मतलब था किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, एक आर्च्ड स्ट्रक्चर है ना। तो ये सिमिलर मीनिंग हो गया। तो ये तो होमोनिम नहीं होगा, बिकॉज होमोनिम कैसे वर्ड्स होते हैं जिसमें प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम होती है बट मीनिंग डिफरेंट होता है। द अर्थक्वेक क्रैक्ड द स्टोन वॉल सपोर्टिंग द नेव। नेव क्या होता है? नेव कैथीड्रल का एक हिस्सा होता है, उसे हम नेव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो वॉल्ट है वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। अर्थक्वेक क्रैक्ड द स्टोन वॉल्ट सपोर्टिंग द नेव, है ना। बिल्डिंग को जो सपोर्ट कर रही थी, जो वॉल्ट थी, है ना, स्ट्रक्चर है, स्पेस है, सिमिलर मीनिंग हो गया। द ट्रेजरी वॉल्ट वाज सिक्योर्ड विथ बायोमेट्रिक लॉक्स। यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है कि जो जहाँ पे ट्रेजर रखा जाता था जिस वॉल्ट में, उसको बायोमेट्रिक लॉक से सिक्योर किया गया है, सेफ किया गया है। तो यहाँ भी स्ट्रक्चर वाला सेंस आ रहा है।
यहाँ पे देखिए, द जिमनिस्ट परफॉर्म्ड अ परफेक्ट वॉल्ट ओवर द हॉर्स। यहाँ पे जो वॉल्ट है इसका मतलब है कोई जंप, ठीक है, या फिर लीप, जब छलांग लगाते हैं, ठीक है, उसे हम वॉल्ट कहते हैं। जिमनिस्ट जब परफॉर्म कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं या फिर छलांग लगा रहे हैं, लीप कर रहे हैं, तो उसे वॉल्ट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन 1, बिकॉज ये डिफरेंट मीनिंग शो कर रहा है। सो दिस इज द होमोनिम, राइट होमोनिम। Convert the sentence provided below from its passive voice structure to an active voice structure. The children were made to apologize by the principal for their behavior. यहाँ पे क्या करना है? Active voice में change करना है। Options पढ़िए। The principal was made to apologize to the children. Principal को apologize कराया गया, माफी मंगवाया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। This is wrong. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे बात हो रही है कि चिल्ड्रन को अपोलोजाइज कराया गया प्रिंसिपल के द्वारा, उनके बिहेवियर की वजह से, है ना। द प्रिंसिपल हैड मेड द चिल्ड्रन अपोलोजाइज? नहीं। द प्रिंसिपल मेड द चिल्ड्रन अपोलोजाइज फॉर देयर बिहेवियर? ओके। द प्रिंसिपल वॉज अपोलोजाइजिंग? प्रिंसिपल माफी मांग रही थी, प्रिंसिपल वॉज अपोलोजाइजिंग? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। क्लियर है? चलिए, नाउ ये आपका पैसेज वाला क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। In the labyrinth of globalization, where intercontinental dialogues shape diplomacy, business, and social cohesion, the intricate terrain of cross-cultural communication remains one of the most formidable cognitive frontiers. Misunderstandings often arise from lexical deficiencies, but not from lexical deficiencies, but from semiotic dissonance, where gestures, silences, intonations, or proxemics are interpreted through incongruent cultural lens. The assumption that language fluency equates to communicative efficacy is pernicious fallacy. In reality, fluency may obfuscate cultural asymmetries, allowing misinterpretation to masquerade as comprehension. In high-context cultures such as Japan or the Arab world, communication is embedded in relational nuance, tacit implications, and communal hierarchies. Conversely, low-context cultures like Germany or the United States prioritize explicitness, objectivity, and individual clarity. When interlocutors from these paradigms converge, the mismatch can generate diplomatic friction, transactional inefficiency, or interpersonal alienation. Even seemingly innocuous behaviors, eye contact, turn-taking, or humor can catalyze discomfort when interpreted through a monocultural lens. Furthermore, the cognitive filters individuals deploy, shaped by education, tradition, and socio-political conditioning, often reinforce in-group validation while relegating unfamiliar communication styles to categories of deviance and incompetence. This ethnocentric predisposition exacerbates stereotyping, reducing empathic bandwidth, and curtails the potential for collaborative synergy. Technology, while ostensibly bridging geographic divides, further complicates intercultural interaction. Emojis, for instance, are semantically fluid. A single icon may evoke warmth in one culture and sarcasm in another. Algorithmic translation lacking context sensitivity risks
converting diplomatic nuance into semantic absurdity. Even video conferencing flattens paralinguistic cues vital to cultural understanding, ultimately transcending these communicative chasms demands metacognitive vigilance, cultural humility, and dialogic adaptability. Effective intercultural communicators do not merely learn linguistic syntax, but cultivate cultural empathy, interrogate their own perceptual frameworks, and develop a tolerance for ambiguity. It is within this cognitive dissonance that the richest intercultural growth unfolds, not through the elimination of difference, but through its embrace. इस पूरे पैराग्राफ में ये बात हो रही है लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में सिर्फ महज एक लैंग्वेज को सीख लेना या उसमें फ्लुएंट होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे पूरी 100% पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं. कई चीजें कंटेक्स्ट बेस्ड होती हैं, कई चीजों में बहुत बेसिक न्यूआंसेस होते हैं. इस पूरे पैराग्राफ में बहुत ही वास्ट वोकैबुलरी यूज की गई है which might be difficult for some of the students, right? So मैं आपको एक ब्रीफ मैनर में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है. नाउ वन सेकेंड. सेमियोटिक डिसोनेंस यहाँ पे बात हो रही है कि सेमियोटिक डिसोनेंस की वजह से, ठीक है, ये जो जेस्चर्स होते हैं, जो साइलेंस होती हैं, इंटोनेशंस होते हैं, जो बेसिक जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें होती हैं जो कल्चर कॉन्टेक्स्ट से ही आप समझ सकते हैं, ठीक है. कुछ चीजें होती हैं हमारे यहाँ इंडिया में बहुत लोग मीम बनाते हैं कि हम लोग अपने हेड को बहुत वॉबल करते हैं, हेड बहुत हिलाते हैं, तो वो हमारे कल्चर का एक पार्ट हो गया है. दैट इज हाउ वी टॉक, राइट. तो अगर आप ऐसे ऐसे कर दो किसी को इंडिया में, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कैसे हो, तो यू आर लाइक, तो हम समझ गए कि सामने वाला कहना चाह रहा है ओके, नॉट वेरी गुड, आई एम ओके, चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं. बट अगर यही चीज आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाके एक फॉरेनर के सामने करते हो तो ही विल बी अटरली कंफ्यूज्ड. क्यों? क्योंकि वो इन चीजों से वाकिफ नहीं है. कुछ जेस्चर्स होते हैं, कुछ साइलेंसेस होती हैं, कुछ पॉजेस होते हैं जो आपके सिर्फ इस कल्चर में दिखता है आपको, ठीक है. तो यहाँ पे वही बात हो रही है और हमें क्या करना है, हमें कल्चर से खुद को, यहाँ पे देखो जापान, अरब, ये सारे हाई कंटेक्स्ट कल्चर्स हैं, इनके लैंग्वेज में बहुत कंटेक्स्ट होता है, ठीक है. सिचुएशन के हिसाब से इनका लैंग्वेज चेंज होता है. बट वहीं पे देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो मेंशन्ड समवेयर. वन सेकेंड. यूएस को मेंशन किया गया था, आई थिंक समवेयर around here. Give me 1 second. हाँ देखो, लो कंटेक्स्ट कंट्रीज यहाँ पे कौन सी हैं? जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट्स है. इसमें एक्सप्लिसिट होता है, इनका जो लैंग्वेज है एक्सप्लिसिट है, जैसे बातें हो रही हैं उसी तरीके से बातों को रख दिया जाता है, ठीक है. ऑब्जेक्टिविटी है, इंडिविजुअल क्लैरिटी होती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं दूंगी जो मैं अपने क्लासेस में बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, ठीक है. अगर आपको इंग्लिश में किसी को कहना है कि मैं बारात में गई या मैं बारात में जा रही हूँ, ठीक है, तो बारात को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बारात को हम इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग प्रोसेशन, ठीक है. ये जो वेडिंग प्रोसेशन है, अगर मैं किसी फॉरेनर से जाके कहती हूँ कि आई वेंट टू अ वेडिंग प्रोसेशन लास्ट नाइट, है ना, तो वो क्या समझेगा कि अच्छा कोई बारात, बारात तो उसको नहीं समझ में आएगा. वाई? क्योंकि वेडिंग प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेशन, वन सेकेंड, प्रोसेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेशन, एक तो आप जुलूस कहते हैं, मोर्चा निकालना, जुलूस निकालना, या किसी को सेलिब्रेट करने के लिए जब आप इकट्ठे बहुत लोग बाहर निकलते हैं उसको प्रोसेशन कहते हैं, ठीक है. अब
वेडिंग प्रोसेशन जो है इसका मतलब हो जाता है शादी में कुछ लोग मिलके उसको सेलिब्रेट करने के लिए कुछ लोग बस चले जा रहे हैं, प्रोसेशन मार्च टाइप का हो रहा है, मोर्चा निकाला जा रहा है, काइंड ऑफ कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जो फॉरेनर है जिसको मैं कह रही हूँ कि आई वेंट टू अ वेडिंग प्रोसेशन, वो बारात के पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाया, इतनी सारी कल्चरल चीजें हैं जो वो नहीं समझ पाया। हम जब बारात सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर आती है विद दैट घोड़ा, वो शहनाई बजती है, बैंड होता है, एवरीथिंग राइट। बट उसके माइंड में ये सारे पिक्चर्स नहीं आ रहे। और लैंग्वेज यहाँ पे उसी टाइप की लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अगर आप किसी लैंग्वेज में फ्लुएंट है, मैं भी फ्लुएंट हूँ, सामने वाला भी फ्लुएंट है, और मैं उसको वेडिंग प्रोसेशन बोल रही हूँ, फिर भी वो न्यूआंसेस को कैच नहीं कर पा रहा, उसका एसेंस, उस वर्ड का या फिर उस लैंग्वेज का जो एसेंस है वो नहीं कैच कर पा रहा। क्लियर है? तो यहाँ पे वही बात हो रही है, इसी को हम कहते हैं सेमियोटिक डिसोनेंस। क्लियर है? चलिए, और फिर यही बात हो रही है आगे भी कि अभी एआई का दौर है, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, एआई आने के बाद भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो जाता है, बट वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमें नहीं मिल पाता, ठीक है। सिमिलरली वीडियो कॉल्स के बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है कि वीडियो कॉल क्या करता है ना, आपका उसमें बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है ना कुछ और पता चल रहा है, तो आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ वर्ड्स जा रहे हैं, बाकी बॉडी लैंग्वेज फ्लैटन हो गई, जेस्चर्स नहीं दिख रहे, कोई और चीज नहीं पता चल रही है ना। चलिए, which of the following best illustrates a paradox mentioned in the passage? One second. अच्छा, there is one question here. What is the tone of this passage? Passage का tone कैसा है? Didactic है? Is it didactic, celebratory, analytical या फिर flippant? Didactic तो नहीं है। Didactic का मतलब मैंने आपको बताया कोई ऐसी चीज जो आपको morals दे, सीख दे, तो ये तो नहीं है। किसी चीज को सेलिब्रेट भी नहीं किया जा रहा है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फ्लिपेंट भी नहीं है, किसी चीज को कह सकते हैं उसका निरादर नहीं किया जा रहा है ना, तो ये भी नहीं है। अनादर, सॉरी, अनादर नहीं किया जा रहा है, फ्लिपेंट भी नहीं है। राइट आंसर इज एनालिटिकल, ठीक है, उसको एनालाइज किया जा रहा है कि चीजें कैसे हो रही हैं। चलिए, which of the following best illustrates a paradox mentioned in the passage? Technology enables cross cultural empathy? नहीं। इमोजीज यूनिफाई पीपल, इमोजी क्या करते हैं, लोगों को यूनिफाई कर देते हैं? नहीं। यहाँ पे तो यही बात हो रही है पैसेज में कि कुछ इमोजीज भी हैं इस कंट्री में, अगर किसी इमोजी को हम किसी और तरीके से जानते हैं, अगर इस कंट्री में कोई इमोजी है जो अच्छे पॉजिटिव मीनिंग रखती है, हो सकता है किसी और कंट्री में उसी इमोजी का एक नेगेटिव मीनिंग हो, ठीक है। फ्लुएंसी इन लैंग्वेज कैन स्टिल लीड टू मिसकम्युनिकेशन, वेरी करेक्ट, दिस इज फाइन। क्यों? अगर किसी लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हैं तब भी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, क्यों? सिर्फ लैंग्वेज, वर्ड्स सिर्फ वो काफी नहीं है, कंटेक्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, न्यूआंसेस पता होनी चाहिए। ह्यूमर इज यूनिवर्सली इंटरप्रेटेड, ये भी नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। चलिए, द फ्रेज सेमियोटिक डिसोनेंस, इसका मतलब क्या होता है? डिस्कॉर्ड इन म्यूजिकल स्ट्रक्चर? नहीं। डिसोनेंस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो अग्रीमेंट में नहीं है, और सेमियोटिक्स क्या हो गया? सिंबल्स, ठीक है। मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चरल सिंबल्स एंड साइंस, दिस इज योर राइट आंसर। क्या कि कल्चरल सिंबल और साइन को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, सेम मीनिंग है। ब्रेक डाउन इन वाईफाई, ये भी नहीं है एग्रीमेंट। चलिए, व्हाई माइट टेक्नोलॉजी वर्सन इंटेलेक्चुअल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन एज पर द ऑथर? टेक्नोलॉजी कैसे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन खराब कर सकती है? देखिए, एम्पलीफाइज रियल टाइम? नहीं। रिमूव्स द नीड फॉर शेयर्ड लैंग्वेज? नहीं। इट फ्लैटन्स important non-verbal cues and mispresents meanings, ठीक है। क्यों? नॉन वर्बल जो चीजें हैं वो आपको पता नहीं चल रहा टेक्नोलॉजी की वजह से, जेस्चर्स, कंटेक्स्ट, ये सारी चीजें गायब हैं, ठीक है। सो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन 3। Which of the following metaphors best captures the overall argument of the passage? A bridge that never meets the other side, a mirror reflecting only half the image, a labyrinth filled with shifting doors, a ladder leading to one clear peak. कौन सा आपका ये जो मेटाफर है जो इस पैसेज को शो कर रहा है? एक ऐसा ब्रिज जो दूसरे साइड से मिल ही नहीं रहा, ये तो नहीं है। मिरर रिफ्लेक्टिंग ओनली हाफ द इमेज, ये भी नहीं है। लैडर जो
लीडिंग टू वन क्लियर पीक, एक ऐसा लैडर, एक ऐसी सीढ़ी जो एक क्लियर जगह पे जा रही है। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, लैबिरिंथ फिल्ड विथ शिफ्टिंग डोर्स। लैबिरिंथ क्या होता है? मेज। मेज पता है आपको? मेज, भूल भुलैया जैसे आप कहते हैं। और यहाँ पे देखो ऑथर ने क्या लिखा है, लैबिरिंथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन यूज किया है लैबिरिंथ को, यहां से भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे मेटाफर क्या है? लैबिरिंथ, वन सेकेंड, हाँ, लैबिरिंथ फिल्ड विथ शिफ्टिंग डोर्स। क्यों भूल भुलैया क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज को आप जानते हैं, उसमें फ्लुएंट है, फिर भी उसका जो कंटेक्स्ट से मतलब बदल जा रहा है, डोर शिफ्ट हो गया। आपने जैसे ही वर्ड्स को डिकोड करा, वर्ड्स को ट्रांसलेट करा या उसको समझा, उसका कंटेक्स्ट वाइज मीनिंग चेंज हो गया, या फिर जेस्चर्स देख के मीनिंग चेंज हो गया, राइट? तो यहाँ पे वही बात हो रही है। Choose the most suitable option to replace highlighted part. We enjoyed very much at the party. Option देखिए, we have enjoyed very much, we enjoyed ourselves very much, we enjoyed at the party, we were enjoyed. तो ये तो नहीं होगा, enjoyed highlighted part ये है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए enjoyed ourselves, क्यों? we enjoyed है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे एक हमको preposition डालना है, ठीक है? preposition, तो we enjoyed ourselves very much. This is your right answer, option 2. Clear? Neither the manager nor the employees was available. देखो neither nor या either or से अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका वर्ब डिसाइड करता है कि वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल, ठीक है? तो यहाँ पे देखो neither the manager nor the employees, तो employees क्या है? प्लूरल है, नियरेस्ट सब्जेक्ट यही है, तो ये वर्ब होगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? वॉज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, वॉज काट दीजिए, वर ऑल्सो अवेलेबल या फिर वर अवेलेबल, क्या होगा? राइट आंसर इज वर अवेलेबल, ठीक है? चलिए, शी सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। शी सेड दैट शी कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दिस को हम दैट बना देंगे, कैन को कुड बना देंगे। शी सेड दैट शी कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। राइट आंसर देखिए, ऑप्शंस पढ़िए। शी सेड दैट शी विल, नहीं, शी सेड दैट शी कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, शी सेड दैट शी कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। राइट आंसर ऑप्शन 3। चलिए, शी सेड दैट शी यूज्ड टू प्ले द वायलिन व्हेन शी वाज यंग। ऑप्शंस पढ़िए। आई प्लेड वायलिन, आई प्लेड द वायलिन व्हेन आई वाज यंग, नहीं। I used to play, नहीं, I used to play, हाँ ठीक है, ये I was भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, I used to play the violin when I was young, she said, ठीक है? दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन 3। रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए 4, 3, 2। एक बार अगर आप इन 4 सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, फर्स्ट देखिए, दिस इज स्पेशली यूजफुल, इंट्रोडक्टरी लाइन तो नहीं है। व्हाट इज स्पेशली यूजफुल, किसके बारे में बात हो रही है? नहीं पता, तो ये आपका फर्स्ट नहीं होगा। दिस द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक, कौन से प्रोसेस के बारे में बात हो रही है? वी डोंट नो। बाय यूजिंग वर्जन कंट्रोल, बाय यूजिंग, राइट आंसर क्या हो जाता है? फर्स्ट आपका सेंटेंस कौन सा हो जाता है? वर्जन कंट्रोल इज अ सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स चेंजेस टू फाइल और सेट of files over time so that you can recall specific versions later. तो सबसे पहले आपका ऑप्शन 2 आता है, ये कट गया, ये कट गया, ये दो ऑप्शंस बचे। अब 2 के बाद या तो 4 आएगा या तो